Hello and good morning, students. To all the students who are present right now. Number one, we were doing organization of data. I gave an introduction of this chapter on Friday because Saturday was Independence Day, Sunday was a holiday, and today we are going to go inside the chapter of organization of data and we are going to understand the whole thing that how after collecting the data, how can we organize it properly. Unlike manual organization of data, this is कि हमें कैसे क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए डेटा को ताकि चीजें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बाय एक करके उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आप ये समझिए कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा का मतलब क्या हो गया, सपोज यू आर कलेक्टिंग रॉ डेटा, तो रॉ डेटा को अगर आप किसी भी बंदे के सामने या किसी भी इंसान के सामने प्रेजेंट करते तो क्या वो डेटा किसी को समझ आएगा कि क्या है ये, किसी को भी समझ नहीं आएगा। सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने डेटा लिया अभी, फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा इस बॉक्स इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है ये 8 10 5 7 5 3 2 8 10 7 8 5 3 6 7 10। अब इस डेटा का क्या मतलब है, आप में से कोई भी क्या मुझे बता सकता है व्हाट दिस डेटा करस्पॉन्ड, ये क्या कौन से डेटा है क्या नहीं है, हु विल से, एनीवन प्लीज, ये डेटा का क्या मतलब क्या है, व्हाट दिस डेटा रेफर्स टू। यस कार्तिक कुबेरा, कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक इट अप। क्या आपको क्या लगता है ये डेटा किसका हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट कैन बी। कार्तिक, गो फॉर द आंसर विदाउट एनी हिकअप प्लीज, जिसका भी नाम लिया जाए वो अपने आप को अनम्यूट करे और आंसर करे प्लीज। कार्तिक, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स। हाँ, ऑलराइट, वेरी गुड। तो एक रिप्रेजेंटेशन, वेल डन। हालांकि ये आपके दिमाग में आया कि स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा हो सकता है विच एवर क्लास। और कोई रिप्रेजेंटेशन आ रहा हो दिमाग में आपके कि ये इसका डेटा हो सकता है, एनीवन एल्स ओवर देयर, एनीवन, ये इस चीज का और डेटा हो सकता है। यस राहुल सिंह पवार। Age of children in a particular colony, एज ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर area, इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी। चलो वेरी गुड राहुल। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे करके मैं अराउंड 8-10 टॉपिक्स निकाल सकता हूँ जो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका डेटा हो सकता है। व्हाई, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रॉ डेटा विच वी आर प्रेजेंटिंग राइट नाउ। तो इस रॉ डेटा की वैल्यू उतनी ही है जितने रॉ सामानों की होती है मार्केट में, जब तक वो बन के आपके हाथ में नहीं आ जाए। जैसे खेत में अगर अनाज उग रहा है और वो वहीं पर है और उसको साफ सफाई नहीं करी गई, उसको प्रोसेस नहीं किया गया और आपके पास तक नहीं पहुंचाया गया, तो उसकी वैल्यू कितनी है, उस फैमिली के लिए होगी, बट उसके बाहर किसी के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम टू सेम रॉ डेटा के साथ है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसको रॉ रहने दिया, तो इसकी वैल्यू शायद आपके लिए होगी क्योंकि आपको पता है आपने किस लिए डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन पूरी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिसको समझाना चाहते हो, जो एनालाइज करना चाहते हैं, जो आपको ऑर्गेनाइज करना है, वो आपने किया नहीं है, तो इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, किसी भी डेटा को। अब अगर आप इसको स्टूडेंट्स मार्क्स मान के चलते हो तो भी इसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने 5 स्कोर किया, कितने बच्चों ने 3 स्कोर किया, कितने बच्चों ने 7 स्कोर किया, आउट ऑफ कितने बच्चे। ठीक है, तो उसको हम क्लासिफाइड करेंगे। अगर आप एज ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी भी मानते हो तो भी इसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि एजुकेटेड कितने लोग स्कूल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऑल दिस थिंग। तो ये जो डेटा है ये जब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए तब तक इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये सिर्फ रॉ डेटा रह जाएगा। और इसीलिए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। नाउ दैट्स व्हाई वी विल मूव इनटू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। ये रहे फिगर्स आपके पास, ये सारे फिगर्स हैं,
इनको अरेंज करना, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इनको अरेंज करना इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डेटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। तो जो मास ऑफ सिमिलर डेटा है, जैसे 5 कितने हैं, ठीक है, 10 कितने हैं, 3 कितना है, 2 कितना है, फिर 1 2 3 4 लिख के मास ऑफ सिमिलर डेटा निकाल के उसको जब हम कंपेयर कर पाए और उसको हम फेलिसिटेट कर पाए उसके आगे का एनालिसिस स्टडी के लिए, तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गॉट इट एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब हमें क्लासिफाई क्यों करना पड़ता है? सपोज करो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, और डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे अगर आप सिर्फ इसी डेटा को मान लो, जैसे इफ यू टेक ओनली दिस डेटा विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, हम इसको लेके चलते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। राहुल सॉरी, एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एंड व्हाट अलग है स्टेट में उसको मान के चल रहा हूँ अभी एक बार, ठीक है। हम इसको स्टूडेंट्स मार्क्स लेके चलते हैं, बिकॉज हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हम सब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मार्क्स को अगर हम मान के चलते हैं, तो ये डेटा को देख के आपको क्या लगता है हमें कैसे सिग्निफाई करना चाहिए? हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। या तो क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके, एक आप एक एक मार्क्स को लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आप यहाँ पे काउंट करो 1 मार्क्स यहाँ पर किसी का भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, 2 मार्क्स यहाँ पर एक बार आया है तो ये 1, 3 मार्क्स यहाँ पर 1 टाइम 1 और 2, तो यहाँ पर 1 2, 4 मार्क्स। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये भी ध्यान रखना, आपने मैथ्स में किया होगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, बिकॉज 4 होने के बाद हम इसको कट कर देते हैं और वो 5 कहलाता है, ठीक है। 4 मार्क्स कितनों के आए हैं? किसी के भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। 5 मार्क्स 1 2 3, 5 मार्क्स पे 1 2 3, ऐसे करके 6 7 8 9 10 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कह देंगे। लेकिन और एक तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का, अगर आपको सिर्फ इतना निकालना हो कि 3 मार्क्स से नीचे कितनों के आए हैं, 3 मार्क्स से ऊपर कितनों के आए हैं, और 9 10th में कितनों के आए हैं, 9 या 10, मतलब ग्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। ग्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग? सपोज करो ए ग्रेड हम किसे मान रहे हैं? 9 और 10 मार्क्स। बी ग्रेड हम किसे मान रहे हैं? 6 से लेकर 8 को। सी ग्रेड हम किसे मान रहे हैं? 3 से लेकर 5 तक, और डी ग्रेड है 1 to 2, ठीक है। तो ए बी सी डी ग्रेड में हम लोग डिवाइड कर दिया, ये क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या लिख देंगे? ए बी सी डी। अब इसको हम क्लासिफाइड कर देंगे। ए में कितने बच्चे हैं? 9 10 मार्क्स कितनों के आए हैं? 10 1 10 2 10 3, और किसी के नहीं है, मतलब 1 2 3। बी में क्या ग्रेड आएगा? 6 to 8, 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 कट, 1 2 3 4 कट, 5 हो गया, 6 7 हो गया। सी 3 to 5 कितने के आए हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 आया किसी के? यहाँ पे नहीं है, 4 1 2 3 4 5 नहीं आया तो कट नहीं होगा। और डी में मतलब 1 से 2 कितने क्या है? 2 1, दैट्स इट 1। तो ये देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। अब इस डेटा को आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आप एनालाइज कर पाओगे कि कितने बच्चों के ए ग्रेड है, कितने बच्चों के बी ग्रेड है, कितने बच्चों के सी ग्रेड है, और कितने बच्चों के डी ग्रेड है। मतलब कौन एक्सीलेंट है, कौन उससे दिनों में है, कौन से अकॉर्डिंग टू मार्क्स, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मार्क्स को मैं कभी भी क्राइटेरिया नहीं मानता किसी के भी बच्चे का एक्सीलेंट होने का या इंटेलिजेंट होने का, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप ग्रेडिंग निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कोई भी चीज को करने का ये जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे, इसी तरह क्लासिफाई करके ही हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा। तो देखो, ये डेटा दिखा के मैंने आपको समझा दिया कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन द ऑर्गेनाइज्ड डेटा is distributed into different classes or groups on the basis of their characteristics, this process is termed as classification of data। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज डेटा नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कलेक्टेड डेटा लिख देते हैं। व्हेन द कलेक्टेड डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग ग्रुप या क्लासेस में, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD की क्लास बना ली,
मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया। ग्रुप्स में या बेसिस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनाया, ए का कैरेक्टरिस्टिक्स से 9 10 जिसके आए होंगे वो ए ग्रेड में चला जाएगा, बी ग्रेड कौन हो जाएगा 6 to 8 जिसके आए होंगे। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है और इस ग्रेड के अनुसार जब हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं ग्रुप्स में या क्लासेस में, तो हम उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अप टिल दिस। इफ यस, प्लीज रेज योर हैंड। आफ्टर दिस आई विल रब द बोर्ड। इफ देयर इज एनी डाउट टिल ओवर हियर यू कैन आस्क। ओके, अब हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट। यस ईशान खत्री, नो डाउट्स आई बिलीव। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मतलब अगर हमने क्लासिफाई किया है डेटा को तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई आर वी डूइंग इट। ओके, आपको कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल मन में है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और रिलेटेड टू, मतलब हम लोग न्यूज पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, शेयर मार्केट की न्यूज होती है और भी बहुत कुछ होता है। कहीं भी कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम so good that I'll give you all the replies, but yeah, I'll try my level best. And if I'll not have any reply, we will work together to find out a reply of that thing, okay? So that we grow together. When we are studying together, we grow together. अब objective of classification, हम लोग क्लासिफाई क्यों करते हैं डेटा को, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मिल जाए। आपको पीडीएफ में या फिर पीपीटी में बना के मैं सारे क्वेश्चन आंसर और नोट्स मैं भेजूंगा, आपके ऊपर आप कितना मेहनत कर रहे हो उनके ऊपर, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर 1 हो गया ब्रीफ एंड सिंपल। पहला जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो क्या हो जाएगा, ब्रीफ एंड सिंपल। क्या करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन जब हम कर देते हैं डेटा का, तो जो कि आपके पास जब रॉ डेटा था तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है। जैसे अभी जब हमने क्लासिफाई किया ए बी सी डी में डेटा को, और हमारा रिजल्ट क्या आया था, जितना मुझे याद है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 और डी में था 1, ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखो जब हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं डेटा को, तो डेटा बहुत ही ब्रीफ और सिंपल फॉर्म में आ जाता है, और जब वो ब्रीफ एंड सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो हमें उसको एनालाइज करने में आसानी हो जाती है कि कैसे कोई भी चीज डिवाइडेड है। चाहे आप लंबे से लंबा या बड़ा से बड़ा डेटा, चाहे अपनी लोकेलिटी में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे सिटी वाइज कलेक्ट कर रहे हो, चाहे स्टेट वाइज, चाहे कंट्री वाइज, चाहे वर्ल्ड वाइज कलेक्ट कर रहे हो, आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी अलग अलग तरीके से होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव, इट मेक्स इट ब्रीफ एंड सिंपल। आपका जो रॉ डेटा है वो ब्रीफ हो जाता है, एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया एबीसीडी में, और बहुत सिंपल हो जाता है उसको स्टडी करना। जैसे यहाँ पे कितना सिंपल है, ए ग्रेड में 3 बच्चे थे, बी ग्रेड में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, सी ग्रेड में 3 बच्चे हैं और डी ग्रेड में 1 बच्चा है पूरे क्लास के अंदर, ठीक है। तो इट बिकम्स सिंप्लीफाइड एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इट बिकम ब्रीफ एंड सिंपल। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है यूटिलिटी। अब आपके जो डेटा की यूटिलिटी है वो डाइवर्स सेट ऑफ डेटा से आपकी यूटिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखो आपके पास एक डेटा था, ठीक है, आपके पास एक फॉर्म रॉ डेटा था, पर आपकी उसकी यूटिलिटी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। 1 7 8 10 12 ऐसे करके अगर कोई डेटा है आपके पास तो इसकी यूटिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर यही चीज आपके प्रॉपर क्लासिफाइड फॉर्म में आ जाता है तो उसकी एक यूटिलिटी का मतलब आप उसे आगे यूज कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी एबल टू यूटिलाइज दैट इन द फ्यूचर इन एनी फॉर्म। तो जब आपको एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम डेटा का, तो उसका एक जो बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो पहले तो ब्रीफ एंड सिंपल होता है, और सेकेंड जो बिगेस्ट उसका एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है और डिस्टिंक्टिवनेस एक क्रिएट हो जाता है। नंबर 3 जो है इसका वो है डिस्टिंक्टिवनेस। अब क्या होगा, अगर डाटा क्लासिफाइड है तो हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में उस डेटा को बड़े इजीली पढ़ सकते हैं। देखो ये तो बहुत इजी डेटा हो गया। अब सपोज करो आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर आपको डेटा निकालना है। आपकी लोकेलिटी में सपोज करो अराउंड 100 फैमिलीज है,
100 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी। ठीक है, अब आपकी लोकेलिटी में जो 100 फैमिलीज है उसको आपको कलेक्ट करना है अलग अलग फॉर्म में। आपको क्या क्या कलेक्ट करना है? नंबर 1, एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। ठीक है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। नंबर 2, रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं। रिच, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल और पुअर, इसमें क्लासिफाई करेंगे। नंबर 3, और क्लासिफिकेशन किसमें जा सकता है कि आपकी जो अगर फैमिलीज का क्लासिफिकेशन करना है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, मिडिल, पुअर, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल या पुअर पीपल, या फिर तीसरा है कितनों के पास कि कौन कौन अपना बिजनेस कर रहे हैं और कौन जॉब में है। ठीक है, ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपको 100 फैमिलीज का सेट करोगे। तो जब आप इसमें डिवाइड कर दोगे क्लासिफिकेशन में उस 100 फैमिलीज का डेटा निकाल के, तो क्या होगा, एक डिस्टिंक्टिवनेस, क्वालिटी या ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाएगा क्लासिफिकेशन का, क्योंकि हम क्लासिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे उस एक लोकेलिटी के अंदर कि कितने लोग एजुकेटेड और कितने लोग अनएजुकेटेड है, कितने लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग एवरेज मिडिल इनकम पीपल की कैटेगरी में आते हैं और कितने लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं, कौन वहां पे बिजनेस चला रहा है और कौन सर्विस में जा रहा है या जॉब पे जा रहा है। तो ये जो डिस्टिंक्टिवनेस क्वालिटी जो आती है, ये कब आ सकती है? जब आप क्लासिफाई करोगे डेटा को अकॉर्डिंगली जो आपने कलेक्ट किया है। यस ईशान खत्री, गो फॉर इट, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर एक बार यूटिलिटी बताना। आपको बताया ना यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन एनहांसेस यूटिलिटी ऑफ द डेटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटी बिटवीन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। यूटिलिटी का सबसे बड़ा फॉर्म क्या है? एक सिमिलैरिटी लेके आ जाता है। जो आपका डाइवर्स डेटा है, आपके पास जो डेटा था वहां पर जब हमने निकाला तो 2, 5, 7, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके कोई एक डाइवर्स सेट ऑफ फॉर्म था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो उसको ब्रीफ और सिंपल बनाए। दूसरा, उसकी एक यूटिलिटी डेवलप करें, उसको आप बाद में भी यूटिलाइज कर सको। तो आप कैसे कर पाओगे? जब आप रॉ डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में ले आते हो, इस फॉर्म में ले आते हो। ठीक है, तो अब ये जो रॉ डेटा था, ये जब इस फॉर्म में आता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बड़े आराम से आएंगे। क्यों? क्योंकि एक डाइवर्स सेट ऑफ डेटा, ये डेटा क्या है? डाइवर्स है। हमें नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड नहीं है। डाइवर्स सेट ऑफ डेटा को एक प्रॉपर यूटिलिटी मिल जाती है कि इस फॉर्म में इसको हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्स सेट ऑफ डेटा क्या हो गया? एक सिमिलैरिटी में आ गया, एक सिमिलर जोन में आ गया। तो जब सिमिलैरिटी क्रिएट हो जाती है कहीं पे भी, तो उसको रीड करना, उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ब्रीफ एंड सिंपल, और उसके बाद यूटिलिटी। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिस्टिंक्टिवनेस, जो मैंने अभी बताया कि अगर 100 फैमिलीज आपकी लोकेलिटी में और आपको उसका डेटा कलेक्ट करने बोला जाए, तो आप जाके 100 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट करके आ जाओगे, लेकिन अगर उसको क्लासिफाई नहीं करोगे, अगर आपने पहले ही दिमाग में लगाया कि कैसे क्लासिफाई करना है 100 फैमिलीज को, तो आप क्या डेटा कलेक्ट करोगे? आपका डेटा का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो डेटा की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, इफ यू वांट टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ द डेटा, इट शुड बी क्लासिफाइड प्रॉपर्ली। Where are we going to collect the data and what is the outcome which we want from the data is extremely important. So when we are going for 100 families, we need it out that it should be educated or uneducated, rich, middle income group people or poor, they are into business or job. So all this classification will be possible after you collect the data only when you organize them in this manner. And this organization का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक डिस्टिंक्टिवनेस, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है कि कितने लोग कहाँ हैं और कैसे हैं, किस लेवल पर। एंड दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज सो इम्पोर्टेंट, एंड उसका एक ऑब्जेक्टिव विद डिस्टिंक्टिवनेस भी है। ठीक है, एंड इसने अभी सवाल किया था उशान शायद, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज यूटिलिटी? आपको समझ आ गया? यस या नो में जवाब दे दीजिए प्लीज। यस सर। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेटा और क्या ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है? डेटा का और एक ऑब्जेक्टिव है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी, अब देखो आप लोग अगर ये समझ जाओगे और आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, और अगर नहीं है तो भी अगर हम अच्छी कर लें उसको, तो आने वाले टाइम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पता होंगे, आपका क्वेश्चन आएगा, आप इस
ब्रीफ पॉइंट को लिखोगे और सामने अपने आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इसका मतलब ये है, बिकॉज आप समझ गए। आई डोंट वांट कि आपको बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन का प्रोसेस करना पड़े। इकोनॉमिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को समझ लो ताकि हमें बहुत ज्यादा रट्टाफाई ना करना पड़े, हम अपनी लैंग्वेज में लिख पाए। बस हाँ, इकोनॉमिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की एक लैंग्वेज होती है, वो डेवलप कर लो ताकि आप बड़े आराम से लिख पाओ। ठीक है, कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरेबिलिटी क्या है? जब तक आप डेटा को क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसने क्या कितना किया है और किसको कितना और ऊपर उठना है। कंपैरिजन के लिए ही तो हम करते हैं। क्या कंपैरिजन क्या है? जैसे ये एक डेटा है, ये सपोज करो फर्स्ट टर्म का डेटा था जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया। अब ऐसे ही मैंने एक फाइनल टर्म का डेटा बना लिया, फाइनल टर्म का डेटा कलेक्ट किया और उसको क्लासिफाई करके इस फॉर्म में ले आए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ गया, बी के अंदर आ गए 1 2 3 4। ठीक है, सी के अंदर 2 हो गए, कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डी 14। ठीक है, अब इस डेटा को अगर आप कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म का डेटा और फाइनल टर्म का डेटा, ठीक है, फर्स्ट टर्म के डेटा को फाइनल टर्म के डेटा से कंपेयर करना कितना आसान हो गया है, देख लो आप, बिकॉज आपने क्लासिफाई कर दिया है ग्रुप्स में। अब आप जब इसको कंपेयर करोगे तो कितना इजीली आप एनालाइज कर पाओगे कि जो बच्चे 3 ही बच्चे थे, देयर वर 3 स्टूडेंट्स ओनली, इनको ए ग्रेड मिला था। नाउ देयर आर 5 + 2 7 स्टूडेंट्स जिनको ए ग्रेड मिला है। दैट मीन्स from first term to third term, the final term, the result has improved. So the teachers and the students are working hard on themselves to develop. तो आप एनालाइज कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने डेटा को बहुत प्यारे से तरीके से क्लासिफाइड किया है, और when you have classified them properly, so it will be easy to analyze and to compare the data. Alright, that's why when you classify it, the main objectives of classification में एक और चीज आ जाती है, वो आ जाती है comparability. ठीक है, आई बिलीव आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि कंपैरेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है ना, साइंटिफिक अरेंजमेंट और एक जो ऑब्जेक्टिव है डेटा का। देखो मैंने एक एग्जांपल आपको स्टार्ट में ही क्रिएट कर दिया। क्यों किया? एट द स्टार्ट ओनली वी मेड अ रॉ डेटा, उसको हमने क्लासिफिकेशन में डाल दिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद, क्योंकि वो लाइव एग्जांपल था, बहुत इजी हो जाएगा सिर्फ एक उसी डेटा से समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। नंबर 5, साइंटिफिक अरेंजमेंट। अब देखो, जब आप डेटा को प्रॉपरली एनालाइज या क्लासिफाई कर देते हो तो वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट में आ जाता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिकली आप उसको निकाल सकते हो या प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हो कि ये डेटा ऐसे कलेक्ट किया गया, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसको इस तरह से क्लासिफाई करने के बाद इसका जो अरेंजमेंट निकला है वो ये है। अब साइंटिफिक अरेंजमेंट का और जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को आप किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो जो अलग अलग सिस्टम्स है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस में होता है, जो क्वालिटेटिव के बेस में होता है, जो क्वांटिटेटिव मेथड के रूप में होता है, वो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन के प्रोसेस है, हम जब उसको डिसाइड करेंगे तो वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डाला गया साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो आपको बाद में समझ आएगा जब आप प्रोसेस समझोगे कि कितने सारे प्रोसेस है डेटा को क्लासिफाई करने के, ठीक है, या ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिफिक अरेंजमेंट। नंबर 6 पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास आएगा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ऑब्वियस की बात, 100% आप ये बात समझोगे। एक मैंने डेटा ऐसे प्रेजेंट किया है 2 7 3 5 6 10 8 7 10 3 2 5, एक डेटा ऐसे प्रेजेंटेड है और एक डेटा जो है वो आपका ऐसे प्रेजेंटेड है। एक डेटा आपने ऐसे प्रेजेंट किया है और एक डेटा आपने ऐसे प्रेजेंट किया है। व्हिच वन इज अट्रैक्टिव? ऑब्वियसली दिस इज अट्रैक्टिव। व्हाई दिस इज अट्रैक्टिव? द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस इज अट्रैक्टिव इज कि कितना इजीली आप समझ पा रहे हो कि डेटा क्या कहना चाहता है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का और एक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डेटा बिकम अट्रैक्टिव। ठीक है, हमारी लाइफ का
हमारी लाइफ में पता नहीं मुझे कौन किसको क्या कहता होगा, बट आई बिलीव दिस थिंग पर्सनली दैट वी नीड टू बी अट्रैक्टिव एवरी डे। रीजन बीइंग बिकॉज हमारी आंखें सबसे पहले लोगों को देखती है। वैसे ही हम जो भी काम करते हैं, जो भी कॉपी के अंदर वर्क करते हैं, पेपर देख के आते हैं, हम ड्रेसअप करते हैं, कुछ भी करें लाइफ के अंदर, अगर हमें किसी से मिलना है तो हमारा जो आई है वो सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट दिखाता है या फिर एक रिस्पॉन्स देता है हमें कि इससे बात करने के लिए, या ये पेपर कैसा होगा नहीं होगा, ये हमारे आई विजन जो है वो बताता है। तो आई का जो स्टिमुलस है वो इस तरह काम करना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो। दैट्स व्हाई वी से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसको अगर आप क्लासिफिकेशन में प्रॉपर्ली बैठाते हो, क्लासिफाई करते हो, तो आपको अट्रैक्टिव बनाता है उस डेटा को। ठीक है, तो डेटा जब अट्रैक्टिव होगा तो आप उसको और आगे रीड करने की कोशिश करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसमें एक ऑब्जेक्टिव अट्रैक्टिव भी है। यस पलक, व्हाट यू वांटेड टू आस्क? सर व्हाट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट? मैंने अभी आपको बताया ना कि जब क्लासिफिकेशन जो है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन में जाएंगे, उसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो उसके अंदर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आएगा। तो ये जो चारों मेथड है ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि इसको जो वर्ल्ड ओवर जो क्लासिफाई किया जाता है डेटा को, वो इसी तरह किया जाता है। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट की तरह, जैसे हमने ये ABCD किया, ये एक अरेंजमेंट किया, एक मेथड से अरेंजमेंट किया। अब ये अरेंजमेंट जो है ये साइंटिफिक अरेंजमेंट कहलाता है, क्योंकि ये हमने क्या किया, मार्क्स को पहले क्लासिफाई किया, उसकी क्वालिटी बनाई है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, 9 या 10 जो स्कोर कर रहा है वो A ग्रेड में आता है, फिर उससे नीचे जो स्कोर कर रहा है वो B ग्रेड। तो ये क्या हुआ, ये एक अरेंजमेंट हमने तैयार किया, और हमारा एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है कि ऐसे ही A ग्रेड होता है या B ग्रेड होता है, ऐसे ग्रेड होता है। ऐसे ही डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अगर हम उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं डेटा को, जो मैंने आपको 4 नाम बताए, एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में, एक आपके क्वालिटी के फॉर्म में, एक क्वांटिटी के फॉर्म में, एक ज्योग्राफिकल के फॉर्म में। अगर आप किसी भी डेटा को क्लासिफाई करते हो उसको हम साइंटिफिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक अरेंजमेंट आया है, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, समझ आ गया पलक? अगर नहीं आया तो इसके अंदर का और क्वेश्चन पूछो। यस सर, आ गया। थैंक यू। चलो अब हम आगे बढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब एक डेटा जो आपके पास है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो अच्छी तरह से आपने क्लासिफाई किया है कि नहीं किया है, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। कोई भी डेटा को अगर प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए। अगर एक क्लासिफिकेशन, अगर एक डेटा को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं किया गया तो वो अपना जो द रीजन व्हाई वी हैव कलेक्टेड दैट डेटा, या रॉ डेटा के लिए जो हमने मेहनत करी, दैट विल गो ऑफ, हमको उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट द रिजल्ट व्हिच वी वांट। यस राहुल पवार? Okay, fine. He has removed it, and I thought Rahul Pawar is going to ask something. Maybe भूल से हो गया होगा। तो yes, so सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है एक गुड क्लासिफिकेशन का, जो डेटा जो गुड प्रॉपर्ली क्लासिफाइड हो उसके लिए जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनमें से जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव। द डेटा शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव। मुझे कौन मतलब समझाएगा इसका कॉम्प्रीहेंसिव का? एनी वन आउट देयर? कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा मुझे? अगर आप इस बात को समझो, थैंक यू राहुल फॉर सच ए ब्यूटीफुल आंसर। अगर आप इस चीज को समझो कि क्लासिफिकेशन, अगर एक डेटा को अगर प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना है, या फिर अगर आपको चाहिए कि आपका डेटा जो आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया और वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं है उसके बारे में पता लगाना है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो रॉ डेटा है वो इतना इजीली मतलब इतना अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ हो कि वो कॉम्प्रीहेंसिव वो रीड कर ले। इसका मतलब और एक हो गया कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, जितना भी डेटा कलेक्ट किया, वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आपने डेटा कलेक्ट किया 10 लोगों का, उनमें से आपने जो कैटेगरीज बनाई है, यू हैव मेड सम कैटेगरीज, ठीक है, उन कैटेगरीज में सिर्फ 8 लोग जो है वो इनपुट दे पा रहे हैं, बाकी जो 2 लोग हैं उनका जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो कहीं नहीं जा रहा, वो ऐसे ही फ्री फॉल होगा। तो ये डेटा जो होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि 2 लोग 10 लोगों का तो आपने डेटा कलेक्ट किया, उनमें से 2 पीपल उनका जो डेटा था वो किसी कैटेगरी में ही फॉल नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका डेटा फॉल्स हो गया, आपके डेटा की कोई क्वालिटी नहीं रह गई क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आपने पहले सोचा ही नहीं कि मेरे डेटा का कैटेगरी ऐसे डिवाइड होना चाहिए कि जो भी इंसान का आंसर हो वो मेरे डेटा में फॉल करे। समझ आ गई बात? तो डेटा शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ। नंबर 2, डेटा शुड बी वेरी क्लियर, इसका क्लैरिटी होनी चाहिए डेटा में, ठीक है। जैसे हमने अभी जो डेटा बनाया था, ये वाला जो डेटा क्रिएट किया था 1 2 3 4 5 6, देखो ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था, हमने फटाफट किया लेकिन हो गया। कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है और कितना क्लियर है कि ए ग्रेड में कितने हैं, बी ग्रेड में कितने, सी ग्रेड में कितने, डी ग्रेड में कितने, और कौन कौन है वो भी हमें डेटा से मिल जाएगा क्योंकि हमने रॉ डेटा जो है वो हमारे पास सेव्ड है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी है और ये क्लियर डेटा है कि ग्रेड वाइज हमने सारे बच्चों को प्रॉपर्ली डाल दिया जितने हमारे क्लास में थे। So this is also a clear data, and that's why data should have that clarity that what you want from that data, why you have collected that raw data. इसीलिए अगर जब तक आप उस raw data को ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना करो कि वो अच्छे क्लासिफिकेशन में ना जाए या फिर आपने जैसा सोचा था वैसे क्लासिफाइड ना हो, तो फिर उस डेटा की कोई क्लैरिटी नहीं रह जाएगी, एंड व्हेन डेटा इज नॉट क्लियर तो वो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। थर्ड क्वालिटी क्या है? होमोजीनिटी, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी हो। अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो और कुछ भी बना लिया आपने, मार्क्स के साथ, सपोज करो मार्क्स के साथ वेट को जोड़ दिया, वेट ऑफ अ स्टूडेंट, तो आप जब ये डेटा कलेक्ट करोगे इस वेट का क्या लेना देना मार्क्स के साथ, मेरे को कोई बताएगा? कोई भी नहीं। तो जब अगर आपको मैंने कहा कि एक क्लास में जाइए, आप मार्क्स का डेटा कलेक्ट करिए और उसके अंदर अपना क्वेश्चनर बनाइए, और मुझे ये भी चाहिए कि उनका माइंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। आपने क्या किया, आप गए बिकॉज ऑफ माइंड के लिए आपने क्या किया, वेट का एक क्राइटेरिया डाल दिया। आपके हिसाब से होगा कुछ, वेट इंपॉर्टेंट होगी आपके हिसाब से, बट अगर आप रियलिटी में सोचो तो ये साइंटिफिक अरेंजमेंट नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि हमें मार्क्स के बारे में पता करना था और हमें पता करना था कि कैसे चीजें काम करती है, तो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट नहीं हुआ। एंड व्हेन इट इज नॉट अ साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्योंकि ये तो आ जाएगा प्रॉपर्ली, लेकिन वेट का क्या इश्यू है, वेट क्यों डाला गया, और जब वेट और इसको आप इंटरलिंक करोगे तो उसमें कोई होमोजिनिटी नहीं रहेगी, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, तो ये जो डेटा होगा ये क्लियर नहीं होगा और ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा। दैट्स व्हाई एवरीथिंग व्हिच यू कलेक्ट द रॉ डेटा, तो आप पहले जो भी क्वेश्चनर फॉर्म करो उसमें ये ध्यान रखना कि मैं अपने डेटा को ऐसे क्लासिफाई करूंगा और उस क्लासिफिकेशन में एक होमोजिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, सुटेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। आपने सपोज करो कि ये जो डेटा कलेक्ट किया मार्क्स का, ये आपने क्लास 11 के अंदर कॉमर्स के रिजल्ट शो कर रहे हैं, सपोज करो आप, ठीक है, एक सेक्शन का, ए सेक्शन का क्लास 11 का कॉमर्स का रिजल्ट, ठीक है। अब आप क्लास सेक्शन बी में गए और 2-3 बच्चों से बोल दिया बेटा आप भी अपने मार्क्स बता दो मेरे, ताकि डेटा जो है मेरा बढ़ जाए, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जाए। आपको कलेक्ट करने के लिए बुला गया था सेक्शन ए का मार्क्स, बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सेक्शन बी में गए और आपने बोला 2-3 बच्चों के उनके ले लेता हूँ ताकि मेरे ए ग्रेड के बच्चे बढ़ जाए, टीचर ने सपोज करो ऐसा ही कर दिया, ये ए ग्रेड के बच्चे बढ़ जाए, 2 और मैं ऐड कर दूं, बी सेक्शन से बच्चों को इधर कर दूं। लेकिन क्या वो सूटेबल होगा? ऑब्वियसली उसकी सूटेबिलिटी जो है डेटा की वो चली जाएगी, क्योंकि बात क्लासिफिकेशन हम लोग ए सेक्शन का कर रहे थे और अचानक से हमने बी सेक्शन पे जाके सवाल कर लिया या जवाब। इसको और बेहतर फॉर्म में हम समझा सकते हैं कि 100 फैमिलीज है, आपने 100 फैमिलीज का जो डेटा कलेक्ट करना था, वहां पर आपने मिडिल इनकम ग्रुप पीपल का सूटेबिलिटी रखा ही नहीं, आपने रिच और पुअर में खाली डिवाइड कर दिया। तो जो एवरेज इनकम ग्रुप पीपल है आपके एरिया के अंदर, लोकेलिटी में, वो कहाँ जाएंगे?
वो तो ना रिच है ना पुअर है। तो एवरेज इनकम ग्रुप पीपल तो जब आपने डेटा में कलेक्ट ही नहीं किया, डेटा में जगह ही नहीं दी, तो आपके डेटा की सुटेबिलिटी खत्म हो गई। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर हमें याद रखना चाहिए कि उसके कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्लियर हो, होमोजेनिटी हो उसमें, और एक सुटेबिलिटी हो। और दो ऑप्शन है, वो स्टेबल होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लासिफिकेशन के बेस पे होना चाहिए। अगर मार्क्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप मार्क्स पे जाओ, आप चार फालतू की चीजें उसके अंदर मत जोड़ो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्लैरिटी ऑफ इट। एंड द लास्ट वन, इलास्टिक होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्ली इलास्टिक हो। देयर शुड बी अ स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो क्या होना चाहिए? नंबर 5 वो होना चाहिए स्टेबल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर। एंड नंबर 6 वो इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब अगर आपको अपने स्टडी को चेंज करना है, ठीक है, अगर आपको कुछ और भी पता लगाना है आपके डेटा से, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो वो ऐसा डेटा कलेक्ट करना चाहिए आपको कि आप इलास्टिक नेचर हो उस डेटा का। इसका मतलब आप इस डेटा को कहीं और भी यूज कर पाओ, ठीक है। जैसे इस डेटा को अगर हम लोग थर्ड टर्म में यूज करें, फाइनल टर्म के साथ कंपेयर करने में, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अगर हम इसलिए निकालने में यूज करें कि कितने बच्चे स्टूडियस हैं और कितने बच्चे स्टूडियस नहीं है, तो भी हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा इलास्टिक इन नेचर है, तो डेटा एक इलास्टिक इन नेचर भी होना चाहिए। So over here we will stop today's class because only less than 1 minute is left. Thank you for coming to my class. Tomorrow again we will meet. Jai Shri Krishna. Take care. Bye bye everyone.